हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर टर्म 1 से रिलेटेड बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का केस स्टडी टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 पीएड प्रिपरेशन टर्म 1 की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें, और अगर वहां नहीं तो आप फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड टर्म 1 से रिलेटेड मैंने बाकी चैप्टर्स भी यानी 4 अदर चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं 3-3 सीरीज के पार्ट में, जिसमें असर्शन एंड रीजन, एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने किए हैं और डिस्कस किए हैं उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो आज स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट व्हेन द हॉर्स कम्स टू रेस्ट देन द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड टू अवॉइड फॉलिंग। जब आपका इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट होता है यानी हॉर्स राइडिंग जो होती है, उस पर जब आपका जो पर्सन है जो राइड कर रहा है वो जैसे ही हॉर्स को रोकता है, वो राइडर खुद आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड होता है, आगे की ओर झुकता है ताकि वो गिरे ना। बेस्ड ऑन दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस मूवमेंट के बेस पर फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला है आपका राइडर्स बेंडिंग फॉरवर्ड कैन बी रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ न्यूटन। यानी कि जो अचानक से हॉर्स को रोकते ही जो राइडर होता है वो अपने आप को आगे की ओर झुकता है वो आगे की ओर। तो वो ऐसा करता है तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ वो अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो लॉ अप्लाई कर रहा है वो है आपका फर्स्ट लॉ वो अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट लॉ में हमारा है कि जब तक हम ऑब्जेक्ट पर अपनी फोर्स या हम अपना कोई चीज डायरेक्शन में एक सेम डायरेक्शन में जा रही है, जब तक हम उस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यहाँ पर वो इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करता है और फोर्स लगाता है ताकि वो आगे की ओर गिर ना पड़े हॉर्स राइडर जो है। देन आते हैं सेकंड पे, व्हाट डज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमसे क्या कहता है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। जब तक बॉडी एक रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। लेस फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हमें लेस फ्रिक्शन की यानी हमें कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन फोर्स अप्लाइड अप्लाइड एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक स्पीड लगाना और फोर्स दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं और वो डिपेंड होते हैं आपके मास पर, यानी कैसा भार है आपके ऑब्जेक्ट का। तो अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ आपका यही है, डी है, यानी कि किसी भी चीज की स्पीड आपके फोर्स लगाने पर डिपेंड होती है। जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतनी तेजी उतनी ज्यादा स्पीड उसके मूवमेंट में, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में रहेगी, और मास उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, अ बास्केटबॉल टेकिंग अ पैराबोलिक पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैराबोलिक पाथ यानी पूरा एक चक्कर अच्छे से लगाना, तो बास्केटबॉल में ये चीज होती है। ये किस चीज का, कौन से चीज का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। यानी कि फुटबॉल जो होती है आपकी, बास्केटबॉल जो होती है आपकी, वो पैराबोलिक वे में पाथ में घूमती है, पूरी तरीके से सर्कल करती है, और फोर्स जिस हिसाब से उस चीज पर लगाया जाता है, जिस हिसाब से उसका मोशन इफेक्ट किया जाता है, उसे रोका जाता है, उसी के बेस पर आपका मूवमेंट उस बास्केटबॉल पे दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। During the physical education class, Newton's law of motion were discussed and their practical application in sports event was explained to student। एक क्लास में न्यूटन्स के लॉ को पढ़ाया जा रहा था और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई होता है वो बताया जा रहा था। These laws are most relevant in sports as most of the action in sports are related to these laws। इन लॉज का बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में काम है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं तो इन लॉ को एक्शन में आप प्रेजेंट करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम और क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आपके तीनों प्रिंसिपल्स के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं,
और जो आपका थर्ड लॉ होता है, जो कि आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो थर्ड लॉ होता है, उसको हम लॉ ऑफ रिएक्शन और लॉ ऑफ काउंटर फोर्स कहते हैं। ये इनके अदर नेम हैं जो कि आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड फोर्स। मास और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो अगर मैं बात करूं तो मास और फोर्स का आपका जो रिलेशन होता है वो होते हैं आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके बेस पर आपका जो रिएक्शन, या मैं कहूं कि आप किसी चीज पर अपनी जितनी फोर्स लगाते हो उसके मास से वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी कोई चीज भारी है तो आपको उस चीज पर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और कोई चीज हल्की है तो आपको उस चीज पर फोर्स कम लगानी पड़ेगी। उसके मास यानी वेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है आपका, वो आपका कौन सा, उसका सेकेंड नेम क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का? तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है। अभी मैंने बताया था सेकेंड नेम्स आपको याद होने चाहिए सबके अदर नेम्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन बायोमैकेनिक्स क्लास गोपी द टीचर ब्रिंग्स द स्टूडेंट टू द फिजिक्स लैब ऑफ हिज स्कूल। एक बायोमैकेनिक्स की क्लास में जो गोपी एक टीचर हैं, वो सारी क्लास के बच्चों को फिजिक्स लैब लेकर आई। द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास दे रियलाइज द फैक्ट। अब स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो गए कि हमें फिजिक्स क्लास क्यों लाया जा रहा है बायोमैकेनिक्स पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बाद में उस फैक्ट को रियलाइज किया। वाई डज द टीचर ब्रिंग द स्टूडेंट टू फिजिक्स लैब फॉर बायोमैकेनिक्स क्लास। आपके अकॉर्डिंग क्यों बच्चों को फिजिक्स लैब ले जाया गया बायोमैकेनिक्स पढ़ाने के लिए? सो करेक्ट आंसर इज ए, इट डील्स विथ फिजिक्स प्रिंसिपल। क्योंकि जब हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स न्यूटन्स लॉ आता है, मूवमेंट्स आते हैं, बेसिकली न्यूटन लॉ आता है जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई होते हैं इस चैप्टर में, इसलिए उन्हें वो समझाने के लिए उनकी टीचर फिजिक्स लैब लेकर आई। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बायोमैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विद। बायोमैकेनिक्स किससे एसोसिएटेड है? तो अगर मैं बात करूं तो बायोमैकेनिक्स आपका एसोसिएटेड है मैकेनिक एंड फिजिक्स एनाटॉमी से, यानी कि बायोमैकेनिक, बायो मतलब हो गया आपका एनाटॉमी बॉडी से रिलेटेड स्टडी, और मैकेनिक्स मतलब हो गया फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी। इसलिए इसमें मैकेनिक और फिजिक्स मत मार्क कर दीजिएगा तेजी में, मैकेनिक और एनाटॉमी है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रिक्शन आपकी बढ़ सकती है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकती है कब? तो जब हम कोई ड्राई सरफेस होती है तो उस पर हमारी फ्रिक्शन बढ़ती है, ठीक है। जब कोई ड्राई सरफेस आपकी होती है तो उस पर आपकी फ्रिक्शन बढ़ती है। इसीलिए जब आपका बरसात का मौसम होता है तो जो आपकी रोड है उस पर गाड़ियां स्लिप होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की कमी हो जाती है। इससे आप याद रखिएगा कि जब ड्राई सरफेस होती है तो फ्रिक्शन यानी पकड़ ज्यादा अच्छी होती है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टीचर एज वेल एज कोचेज ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट इन वेरियस कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो कोचेज या टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दे कैन हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इफ दे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स। वो इस चीज में और अच्छे हो सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को, बच्चों के परफॉर्मेंस को वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से नॉलेज हो बायोमैकेनिक्स की, राइट। और ये 2 फोटोज आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द मोर फोर्सेज वन एक्सर्ट्स ऑन द डाउनवर्ड बाउंस दी हायर द बॉल बाउंस इनटू द एयर। जितना ज्यादा आप बॉल को बाउंस करते वक्त तेजी से जमीन पे पटकोगे वो उतना ही ज्यादा ऊपर हवा में जाएगी। विच लॉ इज दिस स्टेटमेंट बीइंग रेफर्ड टू। तो ये जो आपका बॉल का मूवमेंट हो रहा है ये आपके न्यूटन का कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? सो करेक्ट आंसर इज न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। किसी चीज पर हम जब फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो वो लौट कर उसका डबल हमें रिजल्ट देती है, राइट। जैसे स्विमिंग में आगे की ओर जितना ज्यादा हम पानी को आगे की ओर पुश करते हैं वो पानी पीछे जाके हमें उतना ही ज्यादा आगे पुश करता है, राइट। तो वो यहाँ अप्लाई होता है जिसमें आपका स्टेटमेंट भी होता है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो वाला लॉ आपका यानी थर्ड लॉ अप्लाई होता है। देन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अमंग द अबव गिवन पिक्चर्स न्यूटन थर्ड लॉ इज डिपिक्टेड इन दोनों ही पिक्चर्स को देखिए और इनमें से न्यूटन का थर्ड लॉ किस में लगाया जा रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें तो थर्ड लॉ यानी फोर्स लगाने का,
ठीक है ना, कि जितनी तेज हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट लौट कर उतना ज्यादा हमें रिजल्ट देगी। तो ये थर्ड लॉ आपका कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका सी यानी कि दोनों में अप्लाई हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। सो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों पिक्चर्स में। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट्स मास। ये आपको डेफिनेशन दे रखी है एक्सेलरेशन यानी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की, ठीक है, जिसमें आपकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑब्जेक्ट की फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड। जो हम अलग अलग फोर्सेज लगाते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं और फोर्सेज जो हम अपनी बॉडी से लगाते हैं, तो ये हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कौन सी स्टडी है ये, तो ये बायोमैकेनिक्स है, ठीक है। बायो मीन्स ह्यूमन बॉडी और मैकेनिक्स मीन्स फोर्सेज या फिर मूवमेंट्स। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ हाई जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेस his or her body with as much force as he or she is applied to generate। एक आदमी जो है वो उतनी ही तेज कूदेगा ऊपर जितनी तेज वो अपने पैरों को जमीन पर जोर लगा रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका अगेन अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो एग्जाम्पल आ रहा है ये है आपका सी, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी किसी भी चीज पर जो हम फोर्स लगाते हैं वो अप्लाई हो रहा है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो नेक्स्ट आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, सोहन अ न्यू स्टूडेंट इन दी स्कूल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन दी स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट। सोहन एक नया बच्चा है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है स्कूल स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए। ही वॉज टॉट द लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फुटबॉल गेम। उन्हें फुटबॉल के नए रूल्स रेगुलेशन बताए गए। इन ड्यू कोर्स ही लर्न बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम इंक्लूडिंग वेरियस मूवमेंट्स। इसके साथ साथ इस पूरे ट्रेनिंग भर में उन्होंने बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट को समझा, जिसमें उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स को समझा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको ये 5 फिगर्स दे रखी हैं, इसी पे बेस आपका क्वेश्चन होगा। द टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन जॉइंट डिक्रीजेज इज कॉल्ड। जब हमारे दो जॉइंट के बीच का एंगल रिड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, राइट। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं, यानी कि हम जॉइंट से अपनी दोनों बोन्स को जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज फ्लेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटनिंग पार्ट्स ऑफ अ जॉइंट सो दैट द एंगल इंक्रीजेज इज कॉल्ड। और वही जब जॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर दें, सीधा कर दें, तो वो क्या, और एंगल हमारा बढ़ जाए दो बोन्स के बीच, तो ये चीज क्या होती है, ये चीज एक्सटेंशन कहलाती है, यानी बी ऑप्शन। मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम मिडिल लाइन, हम अपनी बॉडी पार्ट को मिडिल लाइन से दूर कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, तो ये चीज हमारी थर्ड यानी कि आपका एबडक्शन कहलाता है। और वहीं इसका अपोजिट, जब हमारे बॉडी पार्ट मिडिल लाइन के पास आ रहे हैं, मूविंग अ पार्ट टूवर्ड्स द मिडिल लाइन के पास ला रहे हैं हम अपने बॉडी पार्ट्स को, तो ये आपका कहलाता है एडक्शन, यानी कि डी ऑप्शन। देन आते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम्स अंडर डैश मूवमेंट। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट हमारा एंगुलर बेस पर होता है, यानी दो एंगल्स में, या तो दो एंगल्स आपके पास आ रहे होंगे या दो एंगल्स आपके अपार्ट जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, तो वो आपका एंगुलर कहलाता है, यानी बी ऑप्शन। सो आई होप आपको इतना पूरा ये केस स्टडी 5 केस स्टडी अच्छे से समझ में आए हो। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके साथ के फ्रेंड्स के लिए भी हेल्प हो पाए आपके टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।